नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। आपके साथ मैं हूं फौजिया मलिक। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहां कण कण में देवी देवता विराजमान हैं। आज हम आपको ऐसे ही अद्भुत पौराणिक मंदिर के बारे में बताएंगे जो थराली के सिमलसैंड में है। पौराणिक काल में सिद्धि के लिए व्याख्यात ये मंदिर पूरे क्षेत्र में दिव्य है, जहां भगवान शंकर के रुद्र अवतार और मां भगवती के सहयोगी वीरों की पूजा अर्चना होती है। साथ ही होती है क्षेत्रीय लोगों द्वारा विशाल भंडारा, जिसमें क्विंटलों के हिसाब से कच्चा पक्का अनाज दान किया जाता है। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चांगल चंदोल वंशियों के इस गांव के इस वीर नृत्य परंपरा को विश्व धरोहर बनाने की मांग अब उठने लगी है और यहां पर स्थापित इस मंदिर में दूधाधारी नरसिंह साक्षात विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से वीरों की इस पवित्र भूमि आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ ग्रामीणों ने इस बार नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए मुहिम भी शुरू कर दी है। इसी गांव के रहने वाले दीपक चंदोला ने पीएमओ को पत्र भेजते हुए इस मांग से अवगत कराया है। वहीं पीएमओ द्वारा भी पत्र का जवाब भेजते हुए संस्कृति विभाग को इस मांग पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये विशेषतया आज जो हमारे विश्व में जो प्रयास चल रहे हैं वो ये है कि संस्कृति को लेकर के सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में बड़े गंभीर प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर के हमारे चंदोला वंशों में भी हमारी एक धरोहर है, जो वीर नृत्य के माध्यम से कई वर्षों से हमारे पुराने लोग इसको करते हुए आ रहे थे। तो ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित करने का प्रयास करें। इसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए, जैसे मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखा, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा और भी अपने जो सम्मानीय सांसद विधायक थे उनमें से कुछ लोगों को भी लिखा, जिससे मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इसमें पत्र मिला है और उन्होंने इसके द्वारा संबंधित विभाग को लिखा है कि वो संगीत नाट्य अकादमी को लिखा है कि वो इस विषय में कार्रवाई करे और संभवतः ये कोरोना महामारी के बाद वो लोग आएंगे और इस विषय में जो उनकी जांच प्रक्रिया है उसको करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये मान्यता मिले ताकि हमारी जो संस्कृति है वो भविष्य में संरक्षित हो सके और इसका नाम उजागर हो। इस वीर नृत्य को थराली की ही एक सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था बधाणी संस्था द्वारा भी कई सांस्कृतिक मंचों पर दिखाया जा चुका है। वर्ष 2005 में बधाणी संस्था द्वारा ही गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की गरिमामय उपस्थिति में इंदौर में इस नृत्य ने सांस्कृतिक मंच पर अपनी अलग ही छटा बिखेरी। डोरियो और टोलियो की गाथा से पता चलता है कि गढ़वाल के बधाणगढ़ में राजा ने क्षेत्रीय जनता की आशा और विश्वास एवं धार्मिक भावना बनी रहे, इस हेतु बधाणगढ़ी राजगढ़ ने भगवती नवदुर्गा की स्थापना की, जो क्षेत्र के दक्षिण दिशा में होने की वजह से दक्षिणेश्वरी नाम से जाने लगा है। यहाँ माँ भगवती के गोरजा भवानी, गिरिजा, शैलपुत्री, गोदड़ी माई और पूजा अर्चना की जाती है और आज भी यथावत बनी हुई है। लगभग 500 वर्षों पूर्व पौराणिक चांगल वीरों ने यहाँ पर नरसिंह भगवान और उनके वीरों की स्थापना की। फिर ये समय अनुसार गांव के लोगों, पंडितों, डोरियों और टोलियों के सहयोग से यहाँ पूजा अनुष्ठान कराया गया, जिसमें देव पशवा अवतरित हुए, जिनकी पूजा के साथ साथ ही उन्हें शांत करने का सफल कार्य चांगाल चंदोला वंशियों ने विद्वानों द्वारा किया गया, जिसमें इन देव पशुओं को संतुष्ट करने के लिए कुंतलों अनाज, फल प्रसाद व हजारों लीटर पानी रखा गया, जिसे कुछ ही देर पशुआ कुछ मिनटों में खा जाते हैं और शाम के भोजन में पुनः भरपेट भोजन करते हैं। आयोजन में आज भी क्षेत्रीय जनता हजारों की संख्या में आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मनोती मांगकर सफल प्राप्त करते हैं। वीरों का जो नृत्य होता था, जो पहले ज़माने में काफ़ी सदियों पहले जो होता था, उस टाइम पे लोग मानते हैं कि जो यहाँ के वीर नाचते थे और जो यहाँ के पार्श्व होते थे, उनके अंदर तंत्र और मंत्र की जो शक्ति थी वो बहुत उच्च श्रेणी की तंत्र विद्या थी। उसके अनुसार वो किसी भी चीज़ को उससे अपने इशारे पे उस चीज़ को करवा सकते थे। तो उसका एक उदाहरण यहाँ पे कहा गया है कि जो एक हमारे इसी क्षेत्र के डोंगरी रदगांव पट्टी में पड़ता है, उसको बोलते हैं ढूंगिया बुग्याल बोलते हैं उसको। तो वो कहा जाता है कि उसमें जो वो पत्थर वहाँ पे एक बहुत विशालकाय पत्थर है, तो यहाँ के वीरों के द्वारा उस टाइम पे इस पत्थर को यहाँ से वहाँ ले जाया गया था और वहाँ से कहा जाता है कि जो वहाँ का जो कुछ और मेटेरियल जो था उसको यहाँ पे लाया गया है करके। तो इससे पता चलता है कि वाकई में जो वीरों का जो नृत्य है एक
बहुत ही वो माना जाए। और बहुत ज़रूरी है कि अगर अपनी संस्कृति को बचाए रखना है तो हमको इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सम्मिलित करने की ज़रूरत है। आज भी लगभग 500 वर्षों से इस अनुष्ठान का आयोजन बड़ी दिव्यता, भव्यता और आस्था और विश्वास के साथ किया जाता है। ऐसे में लंबे वर्षों से चलती आ रही विश्व की इस नृत्य परंपरा को विरासत के रूप में संजोए सिमलसैंड गांव में इसे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सम्मिलित करने की मांग पर संस्कृति विभाग भी विचार करने लगा है। बीर नृत्य बहुत ही पौराणिक नृत्य है और इसमें भगवान शंकर के रुद्रावतारों को प्रसन्न करने के लिए उनको आवाहन किया जाता है, उनका नृत्य होता है। और साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि क्षेत्र के बहुत सारे लोग कुंटलों अनाज एकत्रित करते हैं, फल, चना, गेहूं भुना हुआ, इस प्रकार के जो औषधीय जो वस्तुएं हैं, जो हमारी प्राकृतिक फसलें हैं, उसको एकत्रित करते हैं। उसका बड़ा विशाल भंडारा होता है जिसे कुछ ही देव पशुआ कुछ ही मिनटों में खा जाते हैं और फिर उसके बाद वो पूरा अपना आहार करते हैं। तो एक बहुत आश्चर्य की बात ये भी लगती है। और दूसरा, इस नृत्य को लगभग 500 सालों से भी ज़्यादा हमारी संस्कृति में विद्यमान हो चुका है और इन 500 सालों में हमारे क्षेत्र के बहुत दूर दूर तक इसकी फेम है, बहुत दूर दूर तक इसके चर्चे हैं। और अगर हम बात करें, आज से 20 साल पहले मैंने इस नृत्य को देखा था और उस नृत्य की पृष्ठभूमि को देखते हुए मैंने मंच के लिए इसके लिए कार्यक्रम तैयार किया और हमने भारत के जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में इस नृत्य को प्रस्तुत किया। और चाहे वो उड़ीसा की बात करें जहाँ पर हमारी बोली भाषा किसी को समझ में नहीं आती, गुवाहाटी की बात करें, चेन्नई की बात करें या गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें, ऐसे बड़े बड़े मंचों पर हमने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया तो वहाँ पर भी लोगों ने इसे बहुत ही पसंद किया। चाहे लोगों को भाषा समझ में नहीं आई हो, लेकिन इसकी नृत्य की जो शैली है और जो उसमें प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं वो लोगों को बहुत पसंद आई। चाहे वो कुल्लू का दशहरा हो या दिल्ली में हमने कई बार इसे प्रस्तुत किया है। भारत के बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने इसे प्रस्तुत किया और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। जहाँ भी इस कार्यक्रम को हमने प्रस्तुत किया, लोगों ने इसकी बार बार डिमांड की, चाहे मुंबई का कौथिक हो या अन्य जो भी मैंने आप बताए हैं, इन सब जगहों पर लोगों ने इसे 2-2, 3-3 बार लोगों को देखने के लिए लोगों ने हमें बुलाया। और उत्तराखंड के तो लगभग सभी जितने भी मेले होते हैं, सभी मेलों में हमने इसे प्रस्तुत किया है और संस्कृति विभाग उत्तराखंड सरकार के माध्यम से हमने इसे बड़े बड़े मंचों पर प्रस्तुत करने का हमें अवसर मिला। इसके साथ इसके अलावा हमने पर्यटन विभाग की ओर से भी इसको प्रस्तुत किया है और हरिद्वार कुंभ में हमने इसे कई बार प्रस्तुत किया है। तो ये जो हमारा 15-20 सालों का जो एक समय रहा है, जिस दौरान मैंने भारत के बड़े बड़े मंचों पर कार्यक्रम करने का हमें अवसर मिला, तो भारत के जितने भी अन्य राज्यों के जो लोक नृत्य हैं वो उनको बहुत नज़दीक से देखने और समझने का हमें अवसर मिला। तो उनको सबको कंपेरिजन करें तो मुझे भी ये लगता है कि जो हमारा बीर नृत्य है, इस बीर नृत्य को यूनेस्को की धरोहर की सूची में सम्मिलित होना चाहिए। बीर नृत्य हमारी लोक परंपरा के साथ साथ बीर नृत्य हमारी लोक परंपरा के साथ साथ हमारे जो पुराण हैं उन पुराणों को भी दर्शाता है और एक जीवंत स्वरूप इसमें देव पशुओं के द्वारा हमारी जो लोक मान्यता है उनका देखने को मिलता है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। मौसम परिवर्तन के चलते क्षेत्र के कई गांवों में सैकड़ों लोग बुखार और खांसी से पीड़ित हैं, जिनके उपचार का कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड में फर्श पर डिलीवरी, वक्त पर एम्बुलेंस ना मिलना, इलाज में देरी जैसी खबरें आम हैं और खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते हैं। इसी बीच देवाल विकास खंड के लोग इन दिनों अपने सिस्टम और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देवाल विकास खंड के बोरागढ़ में अस्पताल तो हैं, लेकिन डॉक्टर कहाँ हैं? रिपोर्ट देखिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर स्थित एलोपैथी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 6 माह से ताला लटका हुआ है, जिसकी वजह से इस अस्पताल पर निर्भर 22 गांव के ग्रामीणों को छोटी मोटी बीमारी की भी दवा लेने या इलाज करने के लिए देवाल और थराली का रुख करना पड़ रहा है। दरअसल पूर्व में यहां तैनात फार्मासिस्ट के दिसंबर माह में निधन के बाद से ही यहां अस्पताल में ताला जड़ा हुआ है। ग्रामीणों की ओर से जनप्राप्ति निधियों द्वारा स्वास्थ्य महकमे से यहां फार्मासिस्ट और चिकित्सक की तैनाती के लिए कई बार ज्ञापन भेजे गए। बावजूद इसके अब तक न तो यहां कोई चिकित्सक और न ही कोई फार्मासिस्ट भेजा गया। बिना डॉक्टर और बिना फार्मासिस्ट के लाखों करोड़ों खर्च कर बना ये अस्पताल हाल फिलहाल बस सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। बड़ी दयनीय है,
बोरागाड़ हमारा जो है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, परंतु यहाँ जो है 7 महीने से यहाँ पर ताला लटका हुआ है, जिससे जो है स्थानीय जो 15-20 जो हमारे गांव हैं उनको भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। एक ग्रामीणों में ज़बरदस्त आक्रोश बना हुआ है। एक छोटी सी सर्दी की या जुकाम या बुखार की दवाई लेने को के लिए लोग यहाँ से जो है देवाल की ओर रुख करते हैं। लोगों को काफ़ी जो है इसमें सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र बोरागाड़ तो था, परंतु यहाँ पर जो है 7 महीने से यहाँ पर डॉक्टर नेगी जी का देहांत तो हो गया था। उसके बाद यहाँ पर विभाग ने जो है यहाँ पर पद को जो है अभी भी पद रिक्त बना हुआ है, यहाँ पर पद जो है नहीं भरा गया है। उत्तराखंड में 345 डॉक्टरों की नियुक्ति के संक्षेप एक चिकित्सक इस अस्पताल के लिए भी भेजा गया, लेकिन जहां नियुक्ति के 15 दिन के भीतर ज्वाइन करना होता है, वहीं यहां भेजे गए चिकित्सक ने नियुक्ति के 1 माह बाद भी पदभार नहीं लिया है। ऐसे में इस अस्पताल पर निर्भर 22 गाँव के ग्रामीण इलाज के लिए धर धर भटकने पर मजबूर हो रहे हैं। बोरागाड़ में जो प्राइमरी चिकित्सालय है वहाँ का जो संचालन था पूर्व में एक फार्मासिस्ट के द्वारा किया जा रहा था। उनकी मृत्यु लगभग 7-8 महीने पहले हो गई थी, तो तब से उसमें पत्राचार भी किया गया है सीएमओ साहब को। सीएमओ साहब के द्वारा वहाँ पे एक नए टेलीफोनिक तौर पे अवगत कराया गया है कि वहाँ के लिए एक फार्मासिस्ट को नियुक्त कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही 2-3 दिन में हमें भी वहाँ पे फार्मासिस्ट आ गए। वहीं देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू और ओडर क्षेत्र पंचायत सदस्य पान सिंह गडिया ने जानकारी देते हुए कहा कि बोरागाड़ में डॉक्टर और फार्मासिस्ट की नियुक्ति के लिए वे कई बार स्वास्थ्य विभाग से पत्राचार कर चुके हैं। बावजूद इसके इस अस्पताल में ताला भी लटका हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अब भी जल्द से जल्द यहां डॉक्टर और फार्मासिस्ट की तैनाती नहीं की गई तो ग्रामीणों के साथ मिलकर वे मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय के आगे धरना देने को विवश हो जाएंगे। 7 महीने से लगभग पिछले 7 महीने से यहाँ पर जो फार्मासिस्ट नेगी जी उनकी डेथ होने के बाद यहाँ पर कोई फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाई है और लगातार यहाँ के क्षेत्र पंचायत जी और मेरे द्वारा भी कई बार सीएमओ साहब से बातचीत की गई, लेकिन बीच में सबकी ड्यूटी कुंभ में होने के कारण यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो पाई। और हाल ही में मेरी बात फिर सीएमओ साहब से हुई है और मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 दिन के भीतर हमें यहाँ पर फार्मासिस्ट मिलेगा। और मैं खुले तौर पर ये भी बताना चाहता हूँ हमारे प्रशासन को, सीएमओ साहब को, अगर 2-3 दिन के भीतर यहाँ नियुक्ति नहीं हुई तो सब लोग आपके सीधे गोपेश्वर जाके वहीं सीएमओ कार्यालय में कूच करेंगे। ये भी मैं बात कहना चाहता हूँ। इससे पहले कंटिन्यू चलता था। जिस समय से भरत सिंह नेगी जी फार्मासिस्ट यहाँ पर थे, उनकी डेथ हुई, उसके बाद इसमें ताला लटका हुआ है। उसके बाद 2-3 बार मैं सीएमओ साहब के पास गया। सीएमओ साहब जी ने भी हमको आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर कोई फार्मासिस्ट या डॉक्टर भेजेंगे। अभी तक यहाँ पर ताला लगा हुआ है सर। उसके बाद मैं प्रमोद जी के थ्रू भी ज्ञापन दे के आया गोपेश्वर। फिर उन्होंने बोला कि अप्रैल मई तक पहुंच जाएगा, अभी भी यहाँ पर नहीं पहुंचा सर। ये भी पूरा कितने 22 ग्राम सभाओं का हॉस्पिटल है सर। यहाँ पर सरकार ने सोचा होगा तभी तो ये हॉस्पिटल बना होगा, नहीं तो क्यों बनाया? गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपये खर्चा क्यों किया इस पर, जब यहाँ पर कोई ना फार्मासिस्ट है, ना कोई कर्मचारी है, ना कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो फायदा ही नहीं है फिर इसका। सर एतवार संडे को भी नहीं खुलता सर, बंद ही रहता है। 8 महीने हो गए इसको। जब यहाँ पे जो उस समय तो यहाँ पर 3-4 आदमी थे सर। यहाँ पर 4th क्लास का आदमी भी था, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी था। अभी आयुर्वेदिक वाला डॉक्टर है क्योंकि कोविड के चक्कर में उन्होंने उनकी ड्यूटी पूरे मतलब गाँव में टेस्टिंग के लिए लगा रखी है। ऐसे में अगर कोई काफ़ी दिक्कत है सर। हम लोग 7-8 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और फिर यहाँ पर बोरेगाड़ में यहाँ पर गाड़ी पकड़ते हैं। कभी गाड़ी मिलती है, नहीं मिलती। रोड की हालत ऐसी है, देवाल जाने तक आदमी की मौत हो जाती है। अभी यहाँ पर हमारी एक औरत गिरी पेड़ से, हम उसको यहाँ से गौचर भी नहीं ले जा पाए। उससे पहले वो कन्या में मतलब ख़त्म हो गई। कल ही हमारे एक गाँव में 7 साल की लड़की थी। यहाँ पर यदि व्यवस्था सरकार की व्यवस्था होती तो वो लड़की भी तो बचती। आज वो मेरे आंखों के सामने वो उसकी मृत्यु हुई, तो मुझे बहुत बुरा लगा है। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने भागीरथीपुरम जीएमएस रोड स्थित आवास से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में स्थापित 30 नए आईसीयू बेड का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड के समय में इन आईसीयू बेड की उपलब्धता से विशेषकर पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग व टिहरी जिले के लोगों को इलाज में मदद मिलेगी। इन जनपदों में अधिकांश मरीज इलाज के लिए श्रीनगर आते हैं। कोविड के बाद अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी इन आईसीयू बेड का उपयोग होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में भी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनका विस्तार सीएससी व पीएससी लेवल तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आगे कहा कि जल्द ही नैनीडांडा, थैलीसैंण व प्रदेश के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के लिए अभी से सतर्कता बरतनी होगी। सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था हो जाएगी। इसकी समय से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।